एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स ई इक्वल टू 1,3,5, f इक्वल टू 2,3 एंड g इक्वल टू 2,3,4,5। ठीक है, हमने क्या करना है, एक पादसे को फेंकना है, यानी कि बच्चों आउटकम्स में सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम एक पादसा फेंकेंगे तो जो आउटकम्स आएंगे वो ये आएंगे, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 6। इतना समझ में आया। फिर बच्चों यहां से इवेंट ई क्या है, 1,3,5, इवेंट एफ क्या है, 2,3 और इवेंट जी क्या है, 2,3,4,5। अब देखना बच्चों हमसे क्या कहा गया है, फाइंड फर्स्ट पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। इतना समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों ई इवेंट क्या है, ई इवेंट है 1,3,5। ठीक है, समझना ई इवेंट क्या है, 1,3,5 और एफ इवेंट क्या है, 2,3। एफ इवेंट क्या है, 2,3। तो बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों सिर्फ 3। इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम है बच्चों, 1। इतना समझ में आया। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स थे बच्चों, 6। इतना समझ में आया। ऐसे ही एक बार क्या निकालूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये किसके बराबर होगा बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। एफ में कितने इवेंट है बच्चों, 2। सैंपल स्पेस में कितने इवेंट है बच्चों, 6। इतना समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, जिसका फॉर्मूला किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आया, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया, 2/6। इतना समझ में आया। तो मैं लिखता हूं बच्चों, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/6 अपॉन 2/6। 6 से 6 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। इतना समझ में आया। तो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड सॉल्व हो गया। इसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, समझना। यहां पर को मैं सॉल्व करता हूं। हमें कैलकुलेट करना है एफ की प्रोबेबिलिटी व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये किसके बराबर होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, या फिर हम चाहे तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसको मैं चाहे तो इंटरसेक्शन एफ लिखूं चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं, बात एक ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इतना समझ में आया। देखना बच्चों इंटरसेक्शन एफ कहूं चाहे एफ इंटरसेक्शन ई कहूं, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आई है, 1/6
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इवेंट क्या है बच्चों? 1,3,5। इसका मतलब बच्चों जो प्रोबेबिलिटी ई की होगी वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि 3/6। इतना समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? 3/6। इतना समझ में आया? 6 से 6 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों सीधे सीधे यहां पर को फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जल्दी से नोट करो। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, जिसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1/6। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3/6। ई के पास 3 आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है, तो 3/6 यहाँ पे बच्चों पुट कर लेना। आंसर कितना आएगा? 1/3। नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी हैज अकर्ड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई हैज अकर्ड। मैं लिखता हूं यहां पे पार्ट सेकंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी हैज अकर्ड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इतना समझ में आया? सीधे फॉर्मूला लिखा। अब बच्चों सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं इंटरसेक्शन जी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। देखना बच्चों ई किसके बराबर है? ई है सीधे सीधे 1,3,5 1,3,5 और जी किसके बराबर है? 2,3,4,5। जी किसके बराबर है? 2,3,4,5। जी है 2,3,4,5। सबसे पहले बच्चों हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन जी किसके बराबर आएगा बच्चों? सीधे सीधे 3,5। दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 3 है और एक 5 है। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन जी ये किसके बराबर होगा? ये होगा बच्चों सीधे सीधे नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन जी अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन जी में कितने आउटकम्स हैं? 2। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? 6। इतना समझ में आया? तो इंटरसेक्शन जी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 2/6 अपॉन, अब बात करेंगे बच्चों जी की प्रोबेबिलिटी। जब तुम जी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे वो होगा आउटकम्स इन जी अपॉन आउटकम्स इन टोटल सैंपल स्पेस। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है आउटकम्स इन जी अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। ये जी की प्रोबेबिलिटी बताएगा। अब बच्चों जी में कितने आउटकम्स हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 6, तो कितना आएगा? 4/6। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों यहां पे क्या पुट करोगे? 4/6। इसका मतलब बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। सेकंड क्वेश्चन में जो हमसे पहले पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आया? ऐसे बच्चों बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की। मेरा कहने का मतलब है सेकंड क्वेश्चन में जो दोबारा हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी
व्हेन ई हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई हैज अकर्ड। ये देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई हैज अकर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इतना समझ में आया। अब बच्चों जो प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन ई की होगी, ये किसके बराबर होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जी के बराबर ही होगी। और ये किसके बराबर है, 2/6। तो इसे तो पुट करेंगे बच्चों 2/6। अब यहां पर को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी पुट करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3/6। देखो ई के पास 3 है, टोटल 6 है। ठीक है, समझे ना, ई के पास 3 आउटकम है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो बच्चों ये होगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि 3/6। यानी कि बच्चों पुट किया जाएगा 2/6 अपॉन 3/6, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों 2/3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन का ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया। तो बच्चों सेकंड पार्ट को भी जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, सेकंड पार्ट को भी जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। देखना बच्चों, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ स्लैश जी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इतना समझ में आया। ये किसके बराबर होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ स्लैश जी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ की जब जी ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ की जब जी ऑलरेडी हो चुका है, वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। सबसे पहले बच्चों ई यूनियन एफ लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ करो बच्चों, ई यूनियन एफ 1 2 3 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 2 3 5। इतना समझ में आया। जी किसके बराबर है, 2 3 4 5। जी किसके बराबर है, 2 3 4 5। अब बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालूंगा। समझ में आया बच्चों। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो एक तो कॉमन है 2, एक है 3, एक है 5, यानी कि 2, 3, 5। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पे ये वाली प्रोबेबिलिटी पुट करते हैं और ये वाली प्रोबेबिलिटी पुट करते हैं। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी,
इसमें कितने आउटकम्स है? 3। और सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स थे? 6। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों यहां पे तो क्या पुट कर दोगे? 3/6 अपॉन, अब बात करोगे बच्चों जी की प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात करोगे? जी की प्रोबेबिलिटी की। वो क्या होगा? आउटकम्स इन जी अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब बच्चों जी के कितने आउटकम्स होंगे? 4। सैंपल स्पेस से कितने हैं? 6, यानी कि 4/6। तो बच्चों जी की प्रोबेबिलिटी का लिखोगे 4/6 और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3/4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यहां पर तो बच्चों पार्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट में जो हमसे पहले पूछा गया था वो चीज कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट में। हमसे बाद में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इतना समझ में आया? हमने बच्चों यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इतना समझ में आया? अब सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। इतना समझ में आया? देखना बच्चों ई ये है, एफ ये है, दोनों में क्या कॉमन है? 3। दोनों में क्या कॉमन है? 3। अब बच्चों जी के साथ भी अब जो कॉमन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 3। ई के पास क्या 1,3,5, एफ के पास क्या 2,3, तो कॉमन क्या आ गया? 3। तो यानी कि इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 3। जी क्या है? 2,3,4,5, तो यहां से भी जो कॉमन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों सिर्फ किसके बराबर? 3 के बराबर। अब बच्चों तो मैं लिखता हूं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये किसके बराबर आएगा? सीधे सीधे बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। बच्चों ये तो कितना है? 1, और सैंपल स्पेस में कितने थे? 6। अब बच्चों ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया, अब ये कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी? 1 2 3 4 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं? 6। इतना समझ में आया? आउटकम्स इन जी अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? सॉल्व। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये किसके बराबर आएगा बच्चों? दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4/6। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 1/4। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करो। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, ठीक है, and at least one is a girl? क्वेश्चन समझे? देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक फैमिली के पास, ठीक है, कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे होंगे, लड़का या फिर लड़की। समझ में आया? तो बच्चों में एक काम करेंगे, 2 बच्चों के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे।
दो बच्चों के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बच्चों, या तो दोनों लड़कियां होंगी, या तो एक लड़की होगी और एक लड़का होगा, या फिर एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, या फिर दोनों लड़के होंगे। इतना समझ में आया? देखो, या तो दोनों लड़की होंगी, या फिर एक लड़की होगी एक लड़का होगा, फिर एक लड़का एक लड़की, या फिर दोनों लड़के। समझ में आया? मैं जीबी भी ले रहा हूं और बीजी भी ले रहा हूं, गर्ल और बॉय भी ले रहा हूं, बॉय और गर्ल भी ले रहा हूं। उसका रीजन ये है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी मैटर करेगा, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी मैटर करेगा, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखो, पहला पार्ट में क्या पूछा गया था, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी कि छोटी वाली लड़की है। समझ में आया? फिर एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कि कम से कम एक लड़की है। तो बच्चों जीबी बीजी दोनों ऑर्डर लेने का कारण यह है कि ऑर्डर भी डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ऑर्डर भी डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखना बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। बच्चों एफ एक ऐसा इवेंट लेता हूं जिसमें बोला गया है यंगेस्ट इज अ गर्ल, और ई एक ऐसा इवेंट बोलता हूं बोथ आर गर्ल्स। एफ एक ऐसा इवेंट लेता हूं जिसमें यंगेस्ट इज अ गर्ल है, और ई एक ऐसा इवेंट लेता हूं जिसमें बोथ आर गर्ल्स है। एफ इवेंट यंगेस्ट इज अ गर्ल, एफ इवेंट बोथ आर गर्ल। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों जो एफ होगा जो एफ होगा ये क्या होगा बच्चों, यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी वाली कौन है, लड़की है। तो बच्चों इसमें एक लड़की तो छोटी होगी, ठीक है। मान लो मैं पहले बड़ा वाला काउंट कर रहा हूं और बाद में छोटा वाला काउंट कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है यह बच्चों एल्डर और यह बच्चों यंगर। ऐसे बच्चों ये भी क्या होगा एल्डर, ये क्या होगा यंगर। ऐसे बच्चों ये भी होगा एल्डर और ये क्या होगा यंगर। ये भी क्या होगा एल्डर और ये क्या होगा यंगर। इतना समझ में आया? उसने बोला यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यानी कि बच्चों इस इवेंट में जीजी में छोटी वाली कौन है, लड़की। अब बच्चों इस इवेंट में यानी कि बी कॉमा जी, इसमें भी तो छोटी लड़की होगी। इतना समझ में आया? तो एफ इवेंट समझे, ठीक है। एफ इवेंट में दो आउटकम आए, एक आया जीजी एक आया बीजी। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे ई इवेंट की। बोथ आर गर्ल, दोनों की दोनों लड़कियां हैं, यानी कि बच्चों इसमें जो आउटकम आएगा वो सिर्फ जीजी आएगा। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा किया गया है व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। यानी कि बच्चों ई की प्रोबेबिलिटी बताओ, ई की प्रोबेबिलिटी बताओ व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ध्यान से देखना, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। इतना समझ में आया? इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर ये ऑलरेडी हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। इतना समझ में आया? अब इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा बच्चों, इंटरसेक्शन एफ ये कितना आएगा, इंटरसेक्शन एफ आएगा बच्चों सिर्फ जी जी। इतना समझ में आया? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये कितना आएगा, 1/4। देखो इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स है, एक, और सैंपल स्पेस में कितना आउटकम्स है, 4। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4। ऐसे बच्चों एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने आउटकम्स है, 2, सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4। तो यानी कि बच्चों हमारा आंसर आएगा 1/2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में।
ठीक है, एफ इवेंट क्या होगा, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। और ई इवेंट क्या होगा, बोथ आर गर्ल। समझ में आया, समझ में आया। देखो हमसे कहा गया है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों, बोथ आर गर्ल्स, इस इवेंट में जो आउटकम होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, जी जी। अब बच्चों बात करेंगे एफ की, इस इवेंट में जो आउटकम होंगे वो क्या होंगे, जीबी बीजी, जीबी बीजी और साथ में जीजी भी होंगे। कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए। अब एक लड़की इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला काउंट हमने नहीं करा। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। इतना समझ में आया। इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर होगा बच्चों, जीजी के बराबर होगा। इतना समझ में आया। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आएगा, 1/4। देखो इंटरसेक्शन एफ में कितने इवेंट, एक, समझ में आया। और बच्चों टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम, एक, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो कितना आ गया, 1/4। ऐसे ही बच्चों एफ में कितने आउटकम्स हैं, 3, टोटल कितने हैं बच्चों, 4, तो यानी कि एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4, 3/4। समझ गए ना। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 1/3। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को बच्चों जल्दी से रीड करो, ठीक है। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true-false questions, 200 difficult true-false question, 500 easy multiple-choice question, and 400 difficult multiple-choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple-choice question? समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 तो बच्चों पहले इजी ट्रू फॉल्स है, फिर बच्चों 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, फिर बच्चों 500 इजी एमसीक्यू है, फिर उसके बाद बच्चों 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। इतना समझ में आया। हमसे बोला गया है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। समझ में आया, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों पहले दो इवेंट लेट करते हैं। इवेंट बच्चों बनाते हैं हम इजी क्वेश्चन का, इवेंट बनाते हैं इजी क्वेश्चन का, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। एफ इवेंट बनाते हैं जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एफ इवेंट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इतना समझ में आया। तो बच्चों जो इंटरसेक्शन एफ आएगा वो क्या आएगा, इजी एमसीक्यू। इजी भी होगा और एमसीक्यू भी होगा इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ठीक है। What is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? What is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? इतना समझ में आया, इतना समझ में आया।
तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आया? अब बच्चों इजी एमसीक्यू कितने होंगे? इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, वो कितने होंगे? 500। समझ में आया? इजी एमसीक्यू कितने होंगे बच्चों? वो कितने होंगे? 500। तो यानी कि जब मैं साइड में इसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ को, ये क्या आएगा? आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन एफ इजी एमसीक्यू कितने हैं? 500 अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चों इन सबको ऐड कर दो। टोटल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? सीधे सीधे सारे के सारे क्वेश्चन 500 में 400 ऐड करो 900, 900 में 200 ऐड करो 1100, समझ में आया? 1100 में 300 ऐड करो कितना आएगा? 1400। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों इसे लिखा जाएगा 500 अपॉन 1400। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों मैं जब बात करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी पुट करनी है, वो किसके बराबर आएगा? आउटकम्स इन एफ अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। एफ क्या है बच्चों? सीधे सीधे एमसीक्यू। एमसीक्यू बच्चों बात आना, ये दोनों होंगे, इजी भी और डिफिकल्ट भी। एमसीक्यू ये दोनों होंगे, यानी कि एमसीक्यू में कितने सैंपल, कितने आउटकम्स आएंगे? 9। एमसीक्यू में कितने आउटकम्स आएंगे? 9। 9 सॉरी गलत बोला, 900। एमसीक्यू में कितने आउटकम्स आएंगे? 900। टोटल आउटकम्स कितने बच्चों? 1400। इतना समझ में आया? अब बच्चों मैं क्या लूंगा? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आएगा? 500 बट्टे 1400 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना आएगा? 900 बट्टे 1400। 1400 से 1400 कैंसिल, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 5/9। इतना समझ में आया? कैंसिल कर लोगे ना, 1400 से 1400 कैंसिल, 20 20 ये भी कैंसिल, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 5/9। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 को रीड करो। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कि बच्चों हमको दो 500 को फेंकना है। अगर दो 500 को फेंकना है तो बच्चों सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे? 6 × 6 यानी कि 36। इतना समझ में आया? और हमसे बोला गया है गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो बच्चों एक इवेंट लेते हैं एफ, ठीक है, और ये एफ इवेंट क्या है? नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट। एफ इवेंट क्या लिया? नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट। फिर बच्चों आगे हमसे पूछा गया था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, यानी कि बच्चों इसे ई इवेंट लेट करते हैं। सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। इतना समझ में आया? समझना बच्चों, सबसे पहले मैंने ध्यान दिया कि हमने दो पास से फेंकने हैं। अगर दो पास से फेंकने हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, दो पास से फेंकेंगे तो जो आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे? 36। अब बच्चों मैंने यहां पर को दो इवेंट लिए, एक इवेंट लिया एफ, एक इवेंट लिया ई। इवेंट कौन सा है? जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। एफ इवेंट कौन सा है? जो इवेंट हमको ऑलरेडी गिवन है, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आया? अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं।
एक बात आना, जो इंटरसेक्शन एफ होगा वो क्या होगा, सम 4 भी होना चाहिए और नंबर डिफरेंट भी होने चाहिए। मैं लिखता हूं सम ऑफ नंबर्स इज 4 एंड नंबर्स आर डिफरेंट। एंड जो नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सम ऑफ नंबर्स इज 4 एंड नंबर्स आर डिफरेंट। इतना समझ में आया, इंटरसेक्शन एफ। तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ की होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। समझ में आया? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। सैंपल स्पेस के कितने आउटकम्स हैं, 36। समझ में आया? इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, किसके बराबर लिखा, आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ, आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ, आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन आउटकम्स इन एस। एस में कितने आउटकम्स है बच्चों, 36। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स आएंगे। बच्चों सम 4 तो होना चाहिए, लेकिन वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, अलग अलग। एक बात है ना, 1,3 पॉसिबल है, यस, क्योंकि 1 और 3 को जोड़ के कितना आता है, 4। तो 3,1 भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इनको जोड़ के भी कितना आएगा, 4। एक 2,2 को जोड़ के भी 4 आएगा। मेरे को ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे 5 से के फेंकने के बाद, जिनको जोड़ के क्या है, 4 आए। एक तो 1,3, तो उल्टा 3,1 भी होगा, और एक 2,2 भी होगा। क्या इनको अलावा किसी और नंबर को जोड़ के 4 आ सकता है, नहीं। इनको छोड़ के किसी और नंबर का सम 4 नहीं आएगा। लेकिन हमने सम ऑफ नंबर इज 4 एंड नंबर्स आर डिफरेंट लेने हैं, तो यानी कि मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ इसको काउंट करूंगा। समझ में आया? तो यानी कि बच्चों ये जो आएगा सिर्फ कितना आएगा, 2। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 2/36। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जो इंटरसेक्शन एफ है ये किसके बराबर है बच्चों, यह सीधे सीधे 1,3 और फिर क्या है 3,1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितना लिखोगे बच्चों, 2/36। अब मैं यहां पर सिर्फ किसकी प्रोबेबिलिटी पुट करूंगा, एफ की, और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बात आना बच्चों, एफ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, एफ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, आउटकम्स इन एफ अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। बच्चों एफ क्या इवेंट है, नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट। तो यानी कि दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1,1 नहीं होना चाहिए, 2,2 नहीं होना चाहिए, 3,3 नहीं होना चाहिए, 4,4 भी नहीं होना चाहिए, 5,5 भी नहीं होना चाहिए, और 6,6 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 6 तो होने ही नहीं चाहिए। तो यानी कि 36 में से इन 6 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यानी कि एफ में सिर्फ कितने इवेंट होंगे, या फिर कितने आउटकम्स होंगे, 30 अपॉन टोटल कितने होते हैं, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ समझे, 30/36। ये वाले काउंट नहीं होंगे एफ में, जो टोटल 36 आउटकम है उनमें से इनको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, और एफ एक इवेंट ऐसा है जिसमें लिखा गया है नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट। तो यानी कि सिर्फ 30 आएंगे, 30 अपॉन टोटल, टोटल कितने, 36। यानी कि इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 30/36, यानी कि 2/30, यानी कि 1/15। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में, रीड करो। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। ठीक है, देखना बच्चों, सबसे पहले हमें एक पासा फेंकना है। पासा फेंकेंगे तो बच्चों
या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, फिर बोला गया है इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो डाई अगेन, यानी कि अगर 3 और 6 आएगा तो फिर से क्या करना है, 5 सा फेंकना है। ठीक है, फिर से क्या करना है, 5 सा फेंकना है। तो यानी कि इन केस में डाई को फेंकना है। इतना समझ में आया। फिर बोला गया है इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, यानी कि अगर 1 2 4 5 आएगा तो बच्चों कॉइन टॉस करना है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद तो सबसे पहले बच्चों सैंपल स्पेस बनाते हैं। ध्यान देना, अगर 5 सा फेंकने में 1 आया तो मैं क्या करूंगा, कॉइन टॉस करूंगा। तो या तो 1 कॉमा हेड आएगा, या तो 1 कॉमा टेल आएगा। अगर 5 सा फेंकने में 2 आया, फिर से क्या करूंगा, कॉइन टॉस करूंगा। तो या तो 2 कॉमा हेड आएगा, तो 2 कॉमा टेल आएगा। इतना समझ में आया। और अगर 5 सा फेंकने में 3 आया, अब मेरे को क्या करना है, दोबारा 5 सा फेंकना है। तो यानी कि 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5 एंड 3 कॉमा 6। इतना समझ में आया। अगर 5 सा फेंकने में 4 आया, अगर 5 सा फेंकने में 4 आया तो मेरे को फिर से क्या करना है, कॉइन टॉस करना है। तो 4 कॉमा हेड 4 कॉमा टेल। 5 सा फेंकने में अगर 5 आया तो फिर से मेरे को कॉइन टॉस करना है, यानी कि 5 कॉमा हेड 5 कॉमा टेल। 5 सा फेंकने में अगर 6 आया तो फिर से 5 सा फेंकेंगे, यानी कि 6 कॉमा 1 6 कॉमा 2 6 कॉमा 3 6 कॉमा 4 6 कॉमा 5 6 कॉमा 6। इतना समझ में आया। ये क्या बन गया बच्चों, आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल। देखना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3। यानी कि बच्चों दो इवेंट लिए जाएंगे एफ, और एक के लिए आ जाएगा ई। एफ इवेंट कौन सा इवेंट लेते हैं हम, जो गिवन है। गिवन क्या है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, यानी कि एटलीस्ट वन डाई शोज 3। और एफ इवेंट क्या होगा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, यानी कि इवेंट क्या है, कॉइन शो टेल। और हमसे कह रहा है ई की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों, इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आया। अब इंटरसेक्शन एफ सोचो क्या होगा। एक बात आना बच्चों, इंटरसेक्शन एफ, सीधे सीधे इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एफ, कॉइन शोज टेल एटलीस्ट वन डाई शोज 3। बच्चों 3 भी आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए। 3 भी आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए। इंटरसेक्शन एफ का मतलब है 3 एंड टेल बोथ। एक बात बताना, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था अगर 3 आएगा या फिर उसका कोई मल्टीपल आएगा तो दोबारा क्या फेंकना है, 5 सा या फिर डाई। तो एक बात आना, टेल भी आना और 3 भी आना क्या पॉसिबल है? क्योंकि जैसे ही 3 आएगा मैं दोबारा क्या करूंगा, डाइस फेंकूंगा। मैं कॉइन थोड़ी टॉस कर रहा हूं। अगर 3 आया तो मेरे को कॉइन टॉस नहीं करना है। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर 3 और 6 आएगा तो डाई को फेंकना, बाकी कुछ आएगा तो कॉइन टॉस करना। अब हमसे पूछ रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इवेंट क्या है, कॉइन शोज टेल। एफ इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, टेल भी आए और 3 भी आए। ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 भी आए और टेल भी आए। तो यानी कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो जाएगा सीधे सीधे 0। समझ में आया? क्योंकि टेल भी आए और 3 भी आए, ऐसा कोई भी आउटकम नहीं होगा। तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, इसका आंसर सीधे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। समझ में आया? तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 लिख लेना, अपॉन हमसे क्या करा एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी लिख लेना बच्चों। समझ में आया? इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी तो तुमने 0 लिख ली, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, काउंट कर लेना बच्चों जिनमें 3 आ रहा है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? उसको नीचे लिख लेना, आंसर फिर भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन समझे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड कितना आ जाएगा सीधे सीधे 0। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, ये है एमसीक्यू क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 16 एंड 17 चूज द करेक्ट आंसर। ए की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 0। तो हमसे कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए व्हेन बी हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये किसके बराबर आएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना समझ में आया? बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, तो बच्चों अगर अपॉन में 0 लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यानी कि 16th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे बच्चों 17th एमसीक्यू पढ़ो। हमसे क्या बोला गया है? इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट conditional probability of A when B has occurred is equal to conditional probability of B when A has occurred. Then सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी। सीधे सीधे फॉर्मूला ओपन करो। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये तो क्या होता है सेम, यानी कि ये और ये तो सीधे क्या हो गए कैंसिल। अब बच्चों इसका मतलब 1/pb किसके बराबर होगा 1/pa। इसका मतलब जो बी की प्रोबेबिलिटी है वही किसके बराबर होगी ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या फिर रेसिप्रोकल कर लेना, आंसर आएगा डी। यहां पर को बच्चों हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट।